नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान सरकार को बने हुए लगभग 1 महीना जो है नतीजे आए हुए होने जा रहा है महज़ 5 दिन बाद। 28 तारीख हो गई है, 3 तारीख को नतीजे आए थे। 12 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगी थी, 15 तारीख को मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के नाम तय नहीं कर पाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट तैयार क्यों नहीं कर पा रहे? राजभवन में शामियाने लगे हैं, कुर्सियां लगी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जिन लोगों को वहां जाकर शपथ लेनी है, उनके नामों को लेकर बड़ी पशोपेश है। इस पशोपेश की क्या वजह है? कहाँ उलझन है? कहाँ पेच फंसा हुआ है? ये तमाम सवाल राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं और उनसे ज्यादा राजस्थान ही नहीं, देश की नजर भी है कि भाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनकी कैबिनेट में वो कौन-कौन से चेहरे होंगे जो अगले 5 साल तक राजस्थान की दशा और दिशा तय करेंगे। आखिर क्यों नहीं उन नामों को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक सहमति बना पा रहे? आज अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके मायने समझेंगे, इसके निहितार्थ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। निर्मल सैनी बीजेपी से है। श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मधु आचार्य जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वेद माथुर राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। निर्मल सैनी जी, आपको याद होगा 4-5 दिन पहले आप आए थे और आपने कहा था बस जल्द होगा। वही दोहराएंगे आज भी? जी मैडम, देखिए काफी चीज तो आपने बता दी कि सामियाने लग चुके हैं, राजभवन में तैयारियां जोरों पर है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि नए साल में आप सरकार के साथ ही रहेंगे, नया साल आप सरकार के साथ बनाएंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि राजस्थान जिस हाशिए पे खड़ा हुआ है, जिस परिस्थितियों से गुजरा, भय, भूख, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मामले, उनके लिए एक मजबूत मंत्रिमंडल के गठन में थोड़ा सा वक्त लग रहा है और जल्दी ही आपके सामने सरकार के मंत्री शपथ भी लेंगे, शपथ का कार्यक्रम भी होगा, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं आप सारी। लोग भी प्रवक्ता सारे थक गए होंगे ये जल्दी ही होगा कहते हुए, निर्मल सैनी जी। नहीं मैडम, थकने जैसी कोई बात नहीं है। पार्टियों में दोनों में जो स्थिति है, अभी कांग्रेस जैसे अपना भी नेता प्रतिपक्ष ही तय नहीं कर पा रही है, तो इसमें कोई हमारे थकने वाली कोई चीज नहीं है। जैसा पार्टी का सिस्टम चल रहा है उसके बारे में जनता को अवगत कराना एक प्रवक्ता का काम है। पार्टी की गाइडलाइन है, उस पर हम काम कर रहे हैं, उसके अनुसार ही हम जनता के सामने रोज आते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो इसमें थकने जैसी तो मुझे लगता नहीं कि कोई चीज है। पार्टी का सिस्टम है, 2-4 दिन लग जाते हैं। अच्छा मंत्रिमंडल आपको देंगे, राजस्थान में अच्छा सुशासन करेंगे, जैसी जनता ने आशा करके वोट दिया है, जनाधार दिया है, वैसा हम काम करके दिखाएंगे आपको। आपने कहा दोनों पार्टियों में जैसी स्थिति है, ये कैसी स्थिति है निर्मल सैनी जी? मैडम, जैसी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी बार बार हमसे पूछती है, भाई आपने मंत्रिमंडल को तय नहीं किया। कांग्रेस अपने गिरेबान में नहीं झांकती है कि उन्हें तो नेता प्रतिपक्ष ही तय करना है, वो एक तय नहीं कर पा रहे। 5 साल जैसे सड़कों पर वो लड़ते रहे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों में रुके रहे, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते रहे। वो स्थिति आज वहां भी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे मंत्रिमंडल में 20, 25, 30 लोग जो भी आएंगे, उनके लिए थोड़ा सा चयन करने में समय लग रहा है। वो पार्टी के अंदरूनी जो भी सिस्टम है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बड़ा उलझा हुआ है। अभी यहाँ उलझे हुए राजस्थान को वापस से पटरी पर आने के लिए एक अच्छी टीम हम राजस्थान को देना चाहते हैं। देखिए, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राजस्थान में बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी अपनी तुलना भी कांग्रेस पार्टी से ही कर पा रही है। ये एक लेकिन बात है वेद माथुर जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी को अपने सवालों के जवाब देने के लिए तर्क कांग्रेस का सहारा लेकर ढूंढने पड़ते हैं। देखिए, ये तो हम सभी को मानना पड़ेगा कि इस तरह अनिश्चितता और अनिर्णय की स्थिति ये बताती है कि कहीं ना कहीं कोई बैड गवर्नेंस का एलिमेंट इसके अंदर है। मुझे ऐसा लगता है, सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं, इसे मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ कि इस विलंब के क्या कारण हैं। पहला कारण तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाना।
ये जैसा कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कि हमारा उद्देश्य है कि जो पटरी से उतर गई गाड़ी है उसको पटरी पे लाना। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इनका दिल भी इस बात को जानता है, आप भी इस बात को जानते हैं कि मंत्रिमंडल गठन का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस तरह का मंत्रिमंडल बने जो लोकसभा चुनाव के अंदर फायदा दे और राजस्थान में भाजपा एक सिंगल सीट भी लूज ना करे। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रियों की जो लिस्ट है वो अभी प्रधानमंत्री ने फाइनल नहीं की है। मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री राम मंदिर में ज्यादा व्यस्त होंगे, क्योंकि राम मंदिर का जो शिलान्यास होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है, वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है और लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए राजस्थान मंत्रिमंडल का जो गठन है उसकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आला कमान के एजेंडे में बहुत नीचे आ गई है और इससे जो राजस्थान की गवर्नेंस है जो बाकी पहले से पटरी से उतरी हुई थी वो पटरी पे कब चढ़ेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। मीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसको ऑन करो। हाँ जी। यानी कि प्राथमिकता नहीं है राजस्थान की कैबिनेट बनाना बीजेपी के लिए। प्राथमिकता इस वक्त है राम मंदिर के शो को भव्य बनाना, ताकि लोकसभा चुनाव में उसका संदेश दूर दूर तक जाए। लेकिन संदेश की राजनीति जहां होती है और बीजेपी जिसमें माहिर है, नैरेटिव सेट करती है बीजेपी। इस तरह का पिछले लंबे समय से हम मीडिया में खास करके चर्चाएं सुनते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है उसमें राजस्थान में जो संदेश जा रहा है, उस संदेश के लिए भी बीजेपी तैयार है कि उन्हें किस तरह से जवाब देना है, उसका कैसे बैलेंस करना है, पहले देर करना और उसके बाद उसे मैनेज करना। देखिए मीना जी, के पहली बार देख रहा हूँ कि राजभवन में तैयारियां हो जाए और शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो। अब ये तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करने की बात है ही। अब देखिए, हमारा ही मंत्रिमंडल लेट हो रहा है, बाकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मंत्रिमंडल मिल गया, कामकाज शुरू कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिए हुए भी काफी टाइम हो गया, उनके पास विभाग नहीं है। दो उप मुख्यमंत्री तो इसलिए घूम रहे हैं, विभाग तो है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो यात्रा चल रही है, जो केंद्र संकल्प सरकार की यात्रा योजनाओं, केंद्र हाँ, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार के लिए वो विभिन्न जिलों में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को ये कह नहीं पा रहे कि मैं इसी विभाग का मंत्री हूँ या उप मुख्यमंत्री का जिम्मा क्या है, कुछ पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी साथ लेके नहीं बैठ रहे, उनको क्यों नहीं बैठ रहे, उनको विभाग ही नहीं बांटे, तो किस लिए बैठे हो। इसलिए खुद अकेले एकला चालोरे अगर मुख्यमंत्री जी अपनाएंगे तो ठीक नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी करें क्या, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। वो तो दिल्ली जाके आ गए, सबको स्वागत सत्कार सब कुछ करके आ गए। उनको कहा गया जल्दी बना देंगे, उनको विश्वास भी कि बन भी जाएगा। लेकिन जो मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा, उसके बहुत सारे कारण ये हैं कि देखिएगा, एक तो ये है कि जातिगत आधार, जिसमें देखिएगा कि मैं देख रहा था कि आज देख रहा था कि 17 तो राजपूत जूत किया है। अब 3 या 4 मंत्री तो आपको बनाने, एक तो बना दिया आपने, उसमें से बनाओगे। और जाट जीत के आए 12, उसमें से 3 बनाओगे या 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, 3 बनाने की बात है, उसमें से बात है। ब्राह्मण 12 जीत के आए, 1 बन गया, 1 बनना बाकी है। एससी के 23 जीत के आए विधायक, 1 बन गया, बाकी के बनाना बाकी है। एसटी की बात करें तो 16 जीत के आए और 8 वैश्य जीत के आए और गुर्जर 5 जीत के आए, बाकी भी 2-2, 3-3, 4-4 जीत के आए। इन सब का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से किया जाए, अब ये चिंता का विषय बीजेपी के सामने खड़ा हुआ है। और क्योंकि देखिए, विधानसभा का सत्र 19 तारीख से शुरू होना है विधिवत रूप से, राज्यपाल का अभिभाषण भी जाना है। राज्यपाल के अभिभाषण में हमने क्या उपलब्धियां, 100 दिन की उपलब्धियों की जो बात बार बार मुख्यमंत्री जी करे, राज्यपाल के माध्यम से कहलाया जाएगा। 450 का सिलेंडर 1 जनवरी से दोगे आप, वो कह दिया जाएगा कि हमने दे दिया है, क्योंकि संकल्प की बातें अधिकांश राज्यपाल के अभिभाषण में आएगी। क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण तो कैबिनेट की जो भी देन होती है वो वहां पढ़ देता है राज्यपाल, उसको और कोई मतलब नहीं होता राज्यपाल को। लेकिन बीजेपी ऐसी स्थिति, क्योंकि देखिए कल रात को बैठक हुई है। अब देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी उपाध्यक्ष भी हैं भाजपा के, और देखिए विजय वर्गीय जी ने तो अपना पद छोड़ दिया, वो राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते जाकर के छोड़ के आ गए पद के, भाई मैं तो एक पद पे रहने वाला हूँ।
अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उपाध्यक्ष का पद नहीं छोड़ा, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन कल बैठ करके बातचीत की है। कौन कौन थे? देखिए, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष जो आपके अरुण चतुर्वेदी हैं, प्रतिपक्ष के पूर्व नेता राजेंद्र राठौड़ है, और सीपी जोशी जो अध्यक्ष है। सबने मंत्रणा किए, मंत्रिमंडल को लेके किए या देरी को जो कुछ हो रहा है, लेकिन प्रदेश में जो कुछ घटित हो रहा है, अब पहले तो जिम्मेदारी कांग्रेस के लिए कहते थे सरकार में बड़ी गड़बड़ है, सरकार में ये कुछ हो रहा है, इनकी सरकार में भी घटना तो घटेगी। मैं पहले भी कह रहा था, मैं एक बार आपके सामने प्रवक्ता करी थी, हमारे रामराज आ जाएगा, रामराज कोई नहीं आता। आप शासन को ठीक तरीके से कर सकते हो, लेकिन घटनाएं किसी भी शासन में, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, कोई भी शासन आएगा, घटनाएं होगी। घटनाएं पे तुरंत तेजी से कार्रवाई करके, जो घटना घटी है जयपुर में, दिल दहलाने वाली है, आप भी देखिएगा। और अभी देखिएगा एक घटना और हो गई कि जो अभी जो चीन वो कचरा चुनने वाली महिलाओं के साथ भी घटना घटी है। ये सब घटनाएं होगी, लेकिन हमारा गृह मंत्री मुख्यमंत्री रहेगा या कोई और मंत्री रहेगा, अभी तो कोई निश्चित नहीं है। तो बड़ी जो बीजेपी अनिश्चितता की स्थिति है प्रदेश में इस वक्त, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जब नाम ऐलान किया गया था बीजेपी की तरफ से, तब एक बात पर बहुत ज्यादा लोगों को आशंका थी और इसकी चर्चा भी बहुत हुई थी कि ये कितने सक्षम मुख्यमंत्री साबित होंगे। अब अगर कैबिनेट में देर हो रही है तो प्रश्न चिन्ह, सवाल मुख्यमंत्री पर भी उठेंगे, मधु आचार्य जी? मीना जी, निश्चित रूप से पूरे सवाल सीएम पर ही उठेंगे। और मैं बहुत साफ साफ जैसा समझ रहा हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार न होने का कारण न तो कोई राम मंदिर है और न कोई और बात है, शुद्ध शुद्ध राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण जैसा कुछ तो श्याम जी ने स्पष्ट किया कि जातिगत बैलेंस है, लेकिन जातिगत बैलेंस तो श्याम जी बहुत पहले कर चुकी है बीजेपी, क्योंकि वो तो लोकसभा के लिए कॉल सेंटर खोल रही है, लगभग खुलने वाले हैं। मूल दरअसल बात वही है कि जिस तरह से भाजपा नेतृत्व में किसके चुनाव लड़े, उस समय अपने सामने 8 दावेदार आए थे बड़े बड़े। उन 8 दावेदारों के अपने अपने समर्थक हैं, उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, एडजस्ट का मतलब उन 8 नेताओं को कैसे मनाया जाए। मैं तो मानता हूं केवल इतना सा ही कारण है। नहीं तो अगर लोकसभा चुनाव अभी नहीं होते, बहुत जल्दी नहीं होते, तो मेरा मानना है कि भाजपा तुरंत मंत्रिमंडल बना देती। लेकिन उसका टारगेट न तो राम मंदिर है न कुछ और है, उसका टारगेट आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, क्योंकि उसे उत्तर भारत से ही तो पूरी उम्मीद है। और उत्तर भारत के राजस्थान में वो पिछले 2 चुनावों की तरह कोई भी सीट खोना नहीं चाहती। और अगर मैं केवल मात्र उदाहरण के लिए कह रहा हूं, वसुंधरा राजे जी नाराज हो जाएं, या आप मान लीजिए राजेंद्र जी नाराज हो जाएं, अर्जुन मेघवाल जी नाराज हो जाएं, तो असर पड़ता है, चुनाव पर असर पड़ता है लोकसभा के। तो उस खामियाजे को सहन करने की स्थिति में भाजपा नहीं है। इन नेताओं को कैसे मनाया जाए? आपके यहाँ पहले भी बहस में कई बार बात हुई, वसुंधरा जी को दिल्ली बुलाया गया, किरोड़ीलाल जी को बुलाया गया, राजेंद्र राठौड़ को बुलाया गया। अब इस हास्यास्पद बात तो यह है कि अभी जब कर्णपुर गंगानगर के दौरे पर सीपी जोशी जी गए, अध्यक्ष जी, तो उन्होंने तो कह दिया बस 1-2 दिन में आपको मंत्रिमंडल मिलने वाला है, जैसे हमारे भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे थे। आखिर कब तक कहते रहेंगे ये तो खैर बोलना इनका धर्म है, इनका भी और जोशी जी का भी, कि जल्दी हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि प्रशासनिक बेड़े पर लगाम लगाने के लिए जो अपरोक्ष रूप से जनता को फायदा पहुंचना चाहिए, वो मंत्रिमंडल के नहीं होने से नहीं पहुंच रहा है। और अगर भाजपा सोचती है कि अगर इससे देरी से हम किसी तरह एडजस्ट कर दें, तो इस एडजस्टमेंट से उनको लोकसभा में लाभ नहीं होने वाला है, निश्चित रूप से नहीं होने वाला है। तो मेरा साफ साफ मानना है कि राजनीतिक कारणों से मंत्रिमंडल के गठन में पूरी की पूरी देरी हो रही है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक कारण तमाम जो पक्ष हैं उनको साधने की कोशिश, किसी आशंका से बचने की कोशिश। अशोक गहलोत सरकार पिछले 5 साल जिस तरह आगे बढ़ी थी, वैसी स्थिति प्रदेश को न मिले, उसके भी जतन सारे करने बीजेपी के इस पूरे देर के किस्से में शामिल हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि संदेश आप क्या देते हैं? प्रदेश की जनता ने जिस बहुमत के साथ आपको सरकार बनाने का अवसर दिया, आप उसे वापस क्या दे रहे हैं? प्रतिष्ठा यादव जी, निर्मल सैनी जी का कहना है, बीजेपी के प्रवक्ता का, कि दोनों राजनीतिक दलों की स्थिति ऐसी ही है। ये जो ऐसी ही स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस की,
उसमें उनका आरोप है कि आप क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता तय नहीं कर पाए, इसलिए वो भी बेचारे कैबिनेट में बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अच्छा, हाँ, मतलब प्रतिपक्ष का नेता मंत्रिमंडल में पहले आना जरूरी है, ये शायद ये वेट कर रही है बीजेपी कि पहले प्रतिपक्ष का नेता आएगा फिर हम मंत्रिमंडल बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा बयान है उनका। और जैसा कि आज राजेंद्र राठौड़ जी का बयान मैं उनका सुन रही थी कि वो कह रहे परसों पीड़ा का मतलब आप महिला है, आप बहुत बेहतर समझती हैं और मैं भी समझती हूँ। पहली बात तो महिलाओं से जुड़ी हुई चीजों का मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, लेकिन वो दर्द कितना होगा उन लोगों को, बीजेपी के लोगों के अंदर कितना घमासान मचा हुआ है, ये इस शब्द से ही इंगित कर रहे हैं, नेता खुद कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे, खुद कर रहे हैं, कितनी पीड़ादायक कंडीशन से वो गुजर रहे हैं मंत्रिमंडल का निर्माण करने के लिए। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसी ओर इंगित कर रहा है। और ये इतिहास है, 1980 के अंदर 13 दिन लगे थे कैबिनेट बनाने में, लेकिन अब उससे भी ज्यादा 25 दिन से अबव हो गए हैं। तो ये एक ऐसी समझ सिचुएशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा था और अब 3 लोगों की नियुक्ति की और उन्हीं के माध्यम से मोदी जी प्रदेश को चलाएंगे, या तो ऐसा ही लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल ही बहुत ही निम्न लेवल पर ले जाने की बीजेपी को कोई चाल इसमें हो, या मैं तो समझ नहीं पा रही कि किस उद्देश्य से और किस दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से आरोप लगाना आप बहुत आसान है विपक्ष में बैठकर, लेकिन जब आप काम करते हैं तो तब आपकी आज प्रदेश का उनका मुखिया ये बता नहीं पा रहा कि मंत्रिमंडल कब बनेगा। उनके बयानों में आता है कि बड़े लोग कर लेंगे ऊपर वाले बैठ के, और बाकी भी कभी तैयारी हो रही है, राजभवन में भी तैयारी रुक जाती है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए आपने सीएम का फेस तो कर दिया, लेकिन उसके बाद पार्टी में क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जो कंडीशन जो चीजें हमारे सामने आ रही है उसको देखकर तो यही अनुमान लग रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं नियंत्रण के चक्कर के अंदर इतना डिले हो रहा है। लेकिन इससे राज्य को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि राज्य में जब तक सरकार नहीं होगी, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता कि उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट रहने वाला है, उप मुख्यमंत्री 2 बनाए हैं, उनको भी कोई विभागों का बंटवारा नहीं किया कि भाई चाहिए एटलीस्ट वो लोग तो अपना संभाले। तो आज पूरी सरकार सिर्फ ये लगा लो कि पूरी सरकार एक तरह से एक अंधेरे में चल रही है, अफसरों के भरोसे प्रदेश चल रहा है। तो ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि एक एक दिन लेट होने का मतलब है कि राजस्थान को उतनी ही विकास से आप दूर लेते जा रहे हैं। जो काम होने चाहिए थे मंत्रिमंडल के बाद में, वो काम सारे के सारे ठप पड़े हैं। तो ये सोचना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना चाहिए कि आपने जिसको भी बनाया है उसको कमान दी है, तो उसके हिसाब से मंत्रिमंडल बनाए और प्रदेश के विकास को, क्योंकि आप केवल आपके जहन में प्रतिष्ठा जी, बीजेपी के नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, कांग्रेस वालों को क्या सोचना चाहिए, ये भी बताइए नेता प्रतिपक्ष के लिए। देखिए, कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा के अंदर आवश्यकता होती है, कैबिनेट से पहले नेता प्रतिपक्ष की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होती, शायद बनता भी नहीं है। पहले मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, फिर नेता प्रतिपक्ष भी आ जाता है, और निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष लगभग हमारा फाइनल है, डिक्लेयर हमें कब करना है वो हम देख लेंगे उसकी। ऐसा तो है नहीं कि अभी आज नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से कोई नुकसान हो रहा है। आज तो सिर्फ मंत्रिमंडल नहीं होने से प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। जो विकास कार्य की तरफ सरकार को अग्रसर होना चाहिए था, वो सरकार आज असमंजस में खड़ी नजर आ रही है, क्यों किस ओर जाए, कहाँ जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सिचुएशन तो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। आज तक का इतिहास है राजस्थान का, आप उठाकर देख लीजिए, मैं नहीं कह रही, आपके पास भी तथ्य है कि आज तक इतना लंबा टाइम कभी नहीं लगा मंत्रिमंडल निर्माण में, चाहे सरकार बीजेपी की बनी हो चाहे कांग्रेस की। तो ये सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनाया उनको, तो उनके नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, ये बहुत ही नए नए कीर्तिमान स्थापित करती नजर आ रही है, और बहुत ही आश्चर्यजनक कीर्तिमान स्थापित करती नजर आ रही है। अच्छा प्रतिष्ठा जी, आश्चर्य जो बीजेपी दे रही है, कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष आपका कहना है हमारा तय है, हम देख लेंगे कब ऐलान करना है। आपके मुताबिक नेता प्रतिपक्ष से जनता का कोई वास्ता नहीं है, मतलब कांग्रेस पार्टी का फैसला है और विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष को अपनी आवाज उठानी है, तो कैबिनेट पहले बननी चाहिए, ये कंडीशन हो गई है कांग्रेस की तरफ से, ये कहना चाहती हैं आप?
हमारी कंडीशन कुछ नहीं है, हम तो अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन सरकार तो एटलीस्ट आप बनाए। अब आप ये बताइए कि क्या वाकई में नेता प्रतिपक्ष के बाद में मंत्रिमंडल का निर्माण होगा? क्या ये कंडीशन है बीजेपी की कि पहले आप नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे हमें मंत्री किसको बनाना है? तो वेट करते रहिए, जब हम डिक्लेयर कर दें उसके बाद आप मंत्रिमंडल को ले आइए, चलने दीजिए प्रदेश को अफसरों के हवाले। क्या दिक्कत है? यही चलाना चाहते, यही सुशासन है आपका। तो जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो प्रतिष्ठा जी यहाँ कह रही हैं, बीजेपी की कैबिनेट में जो देर है वो एक मुद्दा है, कैबिनेट की तस्वीर साफ नहीं होना, प्रदेश में सरकार का काम नहीं करना, फंक्शन में नहीं आना, ये तो सत्ता पक्ष की बात है। विपक्ष का जो मुद्दा है उसमें क्या आपको क्या समझ में आ रहा है कि विपक्ष भी इतना अनिश्चितता की स्थिति में सिर्फ कैबिनेट के इंतजार में है? अब इन्होंने भी एक लाइन का प्रस्ताव भेज चुके हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अब वो फैसला तो वो भी नहीं कर पा रहा। अब इनका भी देखिए, अभी सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा है, मुख्यमंत्री जी को अलायंस का कमेटी में बना करके भेजा, आज नागपुर में है वो। और इनको आज, क्योंकि इनका स्थापना दिवस है, हम इनको बधाई भी देते हैं कि कांग्रेस के स्थापना दिवस की बधाई भी है इनको। निश्चित रूप से अनिश्चितता का माहौल दोनों ही पार्टियों में बना हुआ है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये भी कहने की स्थिति में नहीं बन पा रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष का परिवर्तन करेंगे या प्रदेश अध्यक्ष को प्रतिपक्ष का नेता बनाएंगे या महेंद्रजीत मालवीय को बनाएंगे या फिर राजेंद्र पारिक को बनाएंगे। अभी इनकी भी असमंजस्य की स्थिति है कि इनको भी पता है कि शेखावटी में प्रतिपक्ष का नेता दे दो या प्रतिपक्ष का या प्रदेश अध्यक्ष दे दो, एक पद दिया जाएगा, एक पद दूसरे को दिया जाएगा। अब ये बार बार जो कह रहे हैं कि देखिएगा कैबिनेट का गठन भी देरी हो रही है, आपकी भी कैबिनेट की गठन में पहले देरी हुई थी, ऐसी बात नहीं कि आपने भी बहुत जल्दबाजी में कर दिया था। जो देखा आपने, मैं श्याम सुंदर जी बहुत वरिष्ठ है, मैं आपका बहुत सम्मान भी करती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इससे पहले कितना देरी से कैबिनेट बना था मैक्सिमम वाला? आपने तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने में 17 दिन लगा दिए थे। अब ये तो छोड़िए बात, इनकी तो कैबिनेट की बात है। अरे जो श्याम जी पहाड़िया जी के समय में इससे भी ज्यादा समय लगा था। अरे भाई, आप तो मैं पहाड़िया जी के समय में पायलट और अशोक गहलोत के बनाने में 17 दिन लग गए थे, शुरुआत में तो दिक्कत हो गई थी। 13 दिन मैक्सिमम लगा है आज तक का। अरे मेरी बात सुनो, अरे सुन लो, कैबिनेट निर्माण में, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 17 दिन लग गए। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं, मेरे संज्ञान में 13 दिन लगा लो, 4 दिन कम कर लो, कोई बात नहीं, लगे तो सही ना, दिन तो लगते हैं उसमें, कोई बात नहीं। 1980 में लगे सर 13 दिन, आज तो 13 दिन से ज्यादा तो मुख्यमंत्री का चयन तो बन गई ना, कैबिनेट थे, कैबिनेट बन गई है। अरे सुन तो लीजिए प्रतिष्ठा जी, सुन तो, अरे प्रतिष्ठा जी कैबिनेट तो बन गई, छोटी कैबिनेट बनी है, अब विस्तार होना है उसका। कैबिनेट तो बन गई, चाहे बोले 3 दिन हो चाहे 4 दिन हो। श्याम सुंदर जी, उनके विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, क्या करेंगे क्या नहीं, सब मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली के राउंड लग रहे हैं। तभी दिल्ली तीनों की तीनों एक ही काम हो रहा है, या संपर्क यात्रा चल रही है, उसके अंदर चेहरे दिखाई देते हैं। अरे मेरी बात सुन, लोकसभा के चुनाव की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अभी दिख नहीं रही है आपको। आज मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक ले ली और उन्होंने कहा कि पेपर लीक और सारे मामलों को लेकर एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी, चीफ सेक्रेटरी और मुख्य जो डीजीपी है उनको जिम्मेदारी दे दी कि आपको जिम्मेदारी रखनी है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। देखिए वो कामकाज तो कर रहे हैं अधिकारियों को लेकर के, जैसे अशोक गहलोत करते थे, कामकाज में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद विभागों में सक्रियता आ जाती है, और क्योंकि 1 जनवरी से पहले बहुत सारे अधिकारियों के प्रमोशन होने हैं, ऐसी स्थिति में विभाग के में परिवर्तन होंगे बहुत सारी चीजों के लेकर के। और जिस प्रकार से प्रतिष्ठा की, अरे सुन तो लो, अरे आप सुनो अरे सुनो, मैंने देख लिया वो, मैं बोल चुका। अरे सुनो, न्यूज़ 24 की डिबेट में शामिल होते हुए प्रतिष्ठा यादव जी, एक हमारी नियम की परंपरा, बहुत छोटा सा अनुशासन है, बीच में नहीं बोलते हैं, जो मेहमान बोल रहा है उनको अपनी बात पूरी करने देते हैं, प्लीज उसको मेंटेन करिए। प्रतिष्ठा जी बोलने दीजिए। प्रतिष्ठा जी, जो आप ये जो कागज दिखा रहे हो, मैं इनके ऊपर बोल चुका, ऐसा नहीं मैंने बोला नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। आज जो बैठक ली है उसकी जिक्र भी कर रहा हूँ कि आज उन्होंने बैठक लेकर के कुछ निर्णय किए, निश्चित तौर पर वो लागू होने चाहिए। हाँ, कैबिनेट नहीं बनना चिंता का विषय है, गंभीर विषय है, इसमें दो राय नहीं। राजभवन में तैयारी हो जाने के बाद अगर कैबिनेट नहीं बनती है
तो निर्मल जी को भी पता है, क्या हंसी भी उड़ती होगी और कहते भी होंगे कि राजभवन को ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी कि भाई उनको विश्वास में लिया नहीं लिया, पहले तैयारी कर दी गई। आज भी देखिएगा सब सौंपे पे सब कुछ लगे हुए हैं वहां पर, केवल इंतजार ये है कि दिल्ली आज से भी छुट्टी आ श्याम जाए। सुंदर शर्मा जी, आज भी चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा दिल्ली से जो उनकी बैठक थी देश भर के सेक्रेटरीज, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ, उसको छोड़कर बीच में जयपुर के लिए रवाना हुई। उस वक्त भी इस तरह की खबरें आई कि पता नहीं कौन सा जरूरी काम है जिसकी वजह से उन्हें बीच में आना पड़ा है और किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती कि राजभवन में पूरा मंच सज गया हो, शामियाना लग गया हो, सोफा और कुर्सियां हो, उसके बाद भी वहां बैठने वाले लोगों के नाम तय नहीं हो। निर्मल सैनी जी, ये स्पष्ट है, ये साफ है, ये सबको समझ में आता है कि इसका कारण राजनीतिक है। और तमाम जो और राजनीति, क्योंकि राजनीति है तो कारण राजनीतिक स्वाभाविक भी है, इसमें कोई किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए, आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन निर्मल सैनी जी, ऐसी स्थिति पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के बीच आपसी बहस, चर्चा, विचार विमर्श में भी ये बात जरूर सामने आती होगी। 1 second। देखिए मैम, ऐसा पार्टी में कुछ भी नहीं है, न तो कोई असंतोष की स्थिति है, न कोई झगड़े की स्थिति है। आपने कहा टेंट सामियाना लगना, अगर कोई भी आदमी मंत्रिमंडल का विस्तार करेगा तो उसके लिए व्यवस्थाएं भी करेगा, और व्यवस्थाओं के लिए आदमी को टेंट भी लगाना होगा, चेयर्स भी लगानी होंगी, 1-2 दिन पहले उसको बोलना भी होगा। अगर कोई कार्यक्रम है, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, तो उसकी व्यवस्था एट ए टाइम कभी हो नहीं सकती। अपने घर में भी कोई कार्यक्रम होता है तो किसी को बोलते हैं तो वो सब व्यवस्थाएं पहले करनी होती है। तो जब तक हम सारी व्यवस्थाएं नहीं करेंगे तो उस कार्यक्रम को कैसे करेंगे? तो इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। और जैसे अभी मेरी बहन प्रतिष्ठा जी बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में ये हो रहा है, असंतुष्ट है, नेताओं का झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके 5 साल जो सड़कों पे ये लोग लड़े हैं उसको भी सारी जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को भी जनता ने देखा है। चुनाव में भी जनता ने अनुशासन को वोट दिया है। तो बीजेपी पे इस तरह का कटाक्ष करना मेरे हिसाब से शायद ठीक नहीं है इनके लिए, क्योंकि जिस पार्टी में ये चीज चलती हो वहां चलती है। भारतीय जनता पार्टी में न तो कोई जाति का झगड़ा है, न कोई धर्म का झगड़ा है। यहाँ अनुशासनहीनता कहीं होती नहीं है। और जैसा ये बार बार इस चीज को इंगित कर रही है कि शायद बड़े नेताओं में झगड़ा होगा, ये होगा, ऐसा हमारी पार्टी में कुछ नहीं है। सब आपस में साथ मिलकर निर्णय करते हैं। आपके सामने कैबिनेट आ जाएगी। निर्मल जी, राजस्थान में भजनलाल सरकार से एक नई परंपरा शुरू कर दें, शामियाने शादी ब्याह में 5-5 दिन लग जाएं, तो बजट पे कितना असर घर परिवारों के पड़ता है। सरकार के पास इतना बजट है, ये मतलब टेंट हाउस वाला भी अभी निश्चित है कि अभी तो नई नई सरकार है, काम और मिलेगा। मतलब आप ये इतना कैजुअल बोल रहे हैं, जितना कैजुअल ये मुद्दा है क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। ये सब व्यवस्थाओं का एक अलग सिस्टम है, जो व्यवस्थाओं में जुट रहे हैं। अभी भी काम चल रहा है, पूरा हुआ नहीं। व्यवस्थाएं जिस दिन 1-2 दिन में अगर कैबिनेट का विस्तार होता है तब तक व्यवस्थाएं वो पूरी कर देंगे। अपनी व्यवस्थाएं सब लगे रहते हैं। ये सरकारी कार्यक्रम है, छोटे होते नहीं है, टेंट का सामान एक साथ आता नहीं है। अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं उनमें बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। मधु आचार्य जी, आपने इससे पहले नहीं देखी होगी ऐसी सरकारी व्यवस्थाएं जहां टेंट का सामान 1 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में लग जाए आने में, कि इतना राजभवन को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करना पड़े, एक्स्ट्रा तैयारी करने पड़े 5 दिन पहले। मीना जी, दरअसल इन भाजपा वालों ने मीडिया वालों को झूठा साबित करने का अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि मीडिया वाले बेचारे टेंट सामियाना लगने के बाद रोज कहते हैं कि कल मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, कल विस्तार हो जाएगा। तो 5 दिन से तो मीडिया वाले झूठे हो गए, उसको झूठा साबित कर रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा प्रवक्ता जी से बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि बिना राजभवन को सूचना दिए हुए वहां किसी भी तरह की कोई तैयारी कभी नहीं होती। मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखी है। पूरी तैयारी करने का अर्थ है कि उनको सूचित किया गया है कि हम फला दिन को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उसके बाद नहीं होना ये पार्टी की अंदरूनी कोई बात है। इसलिए मैंने आरंभ में आपसे कहा कि मंत्रिमंडल का गठन न होना पूरा, इसके कारण राजनीतिक है। आप, मैं, श्याम जी मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं, ये पहले जानते हैं कि वसुंधरा जी किस तरह के तेवर रखती हैं, राजेंद्र राठौड़ किस तरह के, ये सब ठीक है, सब ठीक है।
तो तारानगर की धन्यवाद सभा में आपके मंच से पार्टी के किस तरह से एक सांसद के खिलाफ बोला गया, किस तरह से जयचंदों की बात की गई, एक वक्ता ने तो नाम लेकर बोला। तो इस तरह से मत गइए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं अब भी कह रहा हूं कि वसुंधरा राजे भाजपा के लिए राजस्थान में एक बड़ा फैक्टर है और रहेगी। जैसे सचिन पायलट बड़ा फैक्टर थे और है, उसी तरह वसुंधरा राजे भी है। तो वसुंधरा राजे को मनाना इतना आसान नहीं है। मैं 2 इंसिडेंट बता सकता हूं आपको। श्याम जी को तो पता है कि जब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे और वसुंधरा जी नेता प्रतिपक्ष थी, तब उन्होंने उनसे त्याग पत्र मांगा था और बदले में भाजपा के विधायकों ने त्याग पत्र भेजे थे और वो हटा नहीं पाए थे। ठीक इसी तरह सबसे ताकतवर राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी जिस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने एक व्यक्ति का नाम दिया था और वसुंधरा जी ने उसे नकारा था। तो वसुंधरा जी को राजी कर लेना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग नेता बेचारे उनके खिलाफ रहकर भी पार्टी नेतृत्व के प्रति कमिटेड रहे, उनकी बात को भी तो तवज्जो देनी पड़ेगी, नहीं तो वो निराश होंगे। उनकी निराशा, इनका गुस्सा, ये दोनों राजनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान दे सकते हैं। इसी कारण मंत्रिमंडल गठन में देरी हो रही है। और मैं मानता हूं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी इसको तय करे, लेकिन कम से कम हमारे जनता के इतने सारे पैसे तो खर्च नहीं करने दिए इतने दिन पहले सामियाना लगा के। अभी संकोचवश आपने केवल राजभवन का जिक्र किया, परसों से भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी तैयारियां हो गई, इवन देन हलवाई तक बुलवा लिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं गठन में कोई राजनीतिक पेच फंसा हुआ है, जिसका निराकरण राजस्थान में संभव नहीं है। अगर होता तो सीपी जोशी जी की बात प्रमाणित हो जाती कि होने वाला है, लेकिन दिल्ली के स्तर पर उसका निर्णय होना है और उस निर्णय होने में देरी का अर्थ यही है कि आला कमान किसी तरीके से सबको संतुष्ट करना चाहता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। मिशन 400 में राजस्थान की 25 सीटें बहुत महत्व रखती है, इसलिए उन कारणों के कारण मानकर चलिए कि राजनीतिक संतुष्टि और राजनीतिक असंतुष्ट होना, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के कारण इस तरह की देरी हो रही है। निश्चित रूप से समझ में आता है और वसुंधरा राजे को टालना इतना आसान नहीं है। और दोनों किस्सों का जो आपने जिक्र किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे या जब इस्तीफा राजनाथ सिंह ने उनसे मांगा था, तो देखिए ना राजनीति किस तरह करवट लेती है। राजनाथ सिंह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सत्ता छीनी, उन्हीं के माध्यम से हाथ में पर्ची देके। तो राजनीति कैसे वक्त दर वक्त इतिहास अपने आप को बदलता है, अपने आप को दिखाता है, ये राजस्थान में देखा है, वसुंधरा राजे ने भी जरूर महसूस किया है। वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से अलग करने की रणनीति 1 दिन 2 दिन की नहीं है, लंबी पुरानी इतिहास का किस्सा है। लेकिन इस वक्त सिर्फ वसुंधरा राजे अकेली नहीं है, अब गुट और भी बन गए हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पद के 8-10 दावेदार थे, उन सब के भी कहीं छोटे मोटे जितने 1, 2, 3, 4, 5 वोट बैंक विधायकों के हैं, उनको सबको साधने का प्रयास। और इसीलिए रणनीति के तहत बीजेपी ने समय निकाला है। समय निकालने से खीर ठंडी करके खाते हैं, कहावत सुनी है हमने। समय निकालने से जो उम्मीदें हैं वो कम हो जाती हैं। जो कैबिनेट का सपना देख रहे थे, जो तोल भाव करने का सपना देख रहे थे, मोल भाव करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे, जिस दिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ था उस दिन अकड़ कर बीजेपी ऑफिस से बाहर निकले थे, अब वो किसी तरह फरियाद की मुद्रा में है कि हमारा नाम कहीं कोई किसी कैबिनेट के किसी मंत्रालय में कहीं तो एडजस्ट कर दिया जाए। वेद माथुर जी, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी के आला कमान को आती है कि सामने वाले की उम्मीदों को इतना दबा दो कि फिर वो किसी तरह से बस जो उसे दिया जाए उसे ही सबसे बड़ा प्रसाद समझकर आगे बढ़े। मीना जी, आपने जो बात कही और दूसरे राजनीतिक विश्लेषक जो बात कह रहे हैं, उसके जवाब से पहले मेरा एक सवाल है। वो ये सवाल है कि राजस्थान में बीजेपी के और कांग्रेस के कितने नेता ऐसे हैं, बड़े बड़े नेता, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति में, लड़कर जीतने की स्थिति में, पहला सवाल। और जो बड़े बड़े नेता, जैसे वसुंधरा जी का मैं नाम लूं स्पष्ट, तो झालावाड़ के बाहर कितने जिले ऐसे हैं जहां से वो चुनाव लड़के निर्दलीय जीत सकती हैं। तो मेरा ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं
कि ये बताता है कि हमारे जो नेता हैं ये जमीनी नेता कतई नहीं है, ये पार्टी की बैसाखियों और पार्टी की विचारधारा के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए राजस्थान के अंदर इस तरह का कोई संकट है ही नहीं कि इस नेता के इतने आदमी एडजस्ट होने हैं। ये संकट कांग्रेस के पास था कि पायलट के इतने आदमी एडजस्ट होने हैं और गहलोत जी के इतने आदमी एडजस्ट होने हैं। भारतीय जनता पार्टी में संकट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं जरूर कहूंगा भाजपा प्रवक्ता से कि कांग्रेस पर उंगली उठाने का और कांग्रेस से सवाल करने का समय जा चुका है। आपने जो सवाल उठाए जनता ने उनको एक्सेप्ट किया और कांग्रेस को दंडित किया। इस तरह तरह की योजनाएं और अशोक गहलोत जी का डेस्परेट एफर्ट कि उन्होंने पूरा सरकारी खजाना खाली कर दिया, सरकार को लगभग दिवालिया कर दिया, सब कर दिया। इसके बावजूद पब्लिक ने कांग्रेस को दंडित किया। जो लाभार्थी थे उन्होंने वोट नहीं दिया कांग्रेस को। जैसा प्रताप सिंह खाचरियावास बता रहे थे कि मैंने जिन लोगों की हाई टेंशन लाइन हटवाई, जो असंभव काम था वो करवा के दिया, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, खाचरियावास ये कह रहे थे। तो जनता उनको दंडित कर चुकी है। मेरा अनुरोध है कि उनसे ना सवाल करें, अब ना उन पर उंगली उठाएं, आप अपना प्रशासन देखें। लेकिन मैं एक बात बड़ी साफ मानता हूं कि इस देरी का कारण कतई ये नहीं है कि वसुंधरा राजे या किसी नेता का दबाव है, उनके लोगों को एडजस्ट करना है। मैं बार बार आपकी डिबेट्स में एक बात कहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है। ये बीजेपी मोदी और शाह की बीजेपी है जो अपनी शर्तों पे काम करेगी। जहां तक वसुंधरा फैक्टर का सवाल है, आप मुझे क्षमा करें, ये बुद्धिजीवियों और पत्रकारों के लिए मानसिक विलासता और विचार विमर्श के लिए एक टॉपिक है। वो आला कमान के लिए ना कल टॉपिक थी ना आज टॉपिक है। यदि वो आला कमान के लिए एक टॉपिक होती और आला कमान उनसे डरता है, उनके दबाव में होता, तो राजस्थान की राजनीति कुछ अलग होती। और बहुत सारे लोग जिनको ये कहा मीडिया ने कि वसुंधरा जी के समर्थक थे फिर भी वसुंधरा के दबाव में टिकट मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको इसलिए टिकट मिला कि वो आरएसएस के बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जीतने लायक थे। चूंकि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी इसलिए उनके वफादार थे। बाद में जब मौका आया, जब पर्ची निकली और ये पूछा गया कि इस नाम पे किसी को आपत्ति है क्या, तो एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। मुझे ये भी खबर है कि वसुंधरा जी ने अपने समर्थकों में से कुछ को बाद में फटकार भी लगाई कि उस समय आपने खड़े होकर क्यों नहीं कहा कि हम वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये जो मानसिक विलासता वसुंधरा जी के नाम को लेके हम सारे लोग करते हैं, इसको छोड़ दें। अब सवाल ये आता है कि ये विलंब क्यों है। तो ये विलंब सिर्फ, जैसे मैंने 2-3 कारण बताए, लेकिन निश्चित रूप से मुख्य कारण ये है कि बहुत सारी जातियों ने भारी समर्थन किया है बीजेपी का। सवाल यह है कि उनमें उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य हो जाता है और कुछ जातियों ने नहीं दिया। जैसे जाट समुदाय में बहुत ज्यादा बीजेपी को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, तो उनको भी देना जरूरी है ताकि वो अब करें। इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, जैसे शेखावटी है, उसको भी सब देना है बहुत कुछ, और जोधपुर को भी देना है जहां से बहुत सारे लोग जीत के आए बीजेपी के। तो ये आसान टास्क नहीं है और 27 लोगों को मंत्री बनाना, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस चरण में जो मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी 27 लोग होंगे। निश्चित रूप से कुछ लोगों को दिखाने के लिए लॉलीपॉप भी रखनी पड़ती है, तो 5-7 पद खाली भी रखे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जो 15-20 मंत्री बनेंगे मेरे अनुसार, उनमें जातीय और क्षेत्रीय गठबंधन बनाना इतना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण, इससे भी महत्वपूर्ण है कि देखिए कई पार्टियां, फ्रैंकली कांग्रेस भी उनमें शामिल है, उनके निर्णय विम्सिकल होते हैं, लेकिन बीजेपी के जो डिसीजन है आला कमान के, वो विम्सिकल नहीं है। उनकी एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, और किसी वैज्ञानिक की तरह मोदी और शाह 24 घंटे उसमें रिसर्च करते हैं। उनके पास बहुत सारे रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो सारे मिलके रिसर्च करते हैं कि 25/25 कैसे चाहिए। उनको 24 सीट नहीं चाहिए। आज कांग्रेस होती तो 12-15 सीट पे ही संतोष कर जाती, लेकिन वो 24 पे संतोष नहीं करना चाहते हैं। तो यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में 100 में 100 नंबर लाना चाहता है और 99 नंबर को ये मानेगा कि मैं फेल हो गया, उस विद्यार्थी को पढ़ाई भी ज्यादा करनी है, समय भी ज्यादा लेना है, और बीजेपी ये ही कर रही है। हालांकि जो कुछ वो कर रही है उसको व्यक्तिगत तौर पे मैं एंडोर्स नहीं करता और मैं इसको बैड गवर्नेंस का ही एक पार्ट मानता हूँ, लेकिन वो कर रहे हैं, उनके सामने लोकसभा का चुनाव है। और कुल मिला के एक जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो या विद्यार्थी कोई भी हो,
वो परीक्षा के दिनों में ही जागता है। तो उसी तरह राजनीतिक पार्टियां 5वें साल में जागती हैं। 5वें साल में इनकी एफिशिएंसी, कार्य प्रणाली सब कुछ जोरदार हो जाती है। रात दिन ये मेहनत करते हैं। तो अभी ये हनीमून मना रही है। आप इसको ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये हनीमून काल है। ये आराम से चल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक बार हनीमून खत्म होगा तो ये पूरी ताकत से काम करेंगे। उसका कारण लोकसभा चुनाव है। देखिए, लोकसभा चुनाव नहीं होता तो रेल मंत्रालय अयोध्या के अंदर इतने कम समय में इतना जबरदस्त रेलवे स्टेशन नहीं बना पाता। आप अमेरिका की या जापान की वर्कफोर्स लगा दो तो भी इतना तेज काम नहीं हो सकता जितना तेज काम चुनाव को सामने रख के भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार और करिए। 2 दिन 4 दिन में मोदी जी की प्रयोगशाला से जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी और पूरी वो बना के एक फार्मूला लेके आएंगे। लेकिन मैं इस बात को दोहराने की कॉस्ट पे भी कहना चाहूंगा कि आप दिल से निकाल दें कि मंत्रिमंडल के गठन में किसी गजेंद्र सिंह शेखावत का या किसी अर्जुन मेघवाल का या किसी वसुंधरा का कोई दबाव है या उनकी नाराजगी का डर है। इस पूरी नेताओं की भीड़ के अंदर यदि कोई नेता ऐसा है जिसको भाजपा नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकती तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। उनके अलावा मेरी नजर में एक भी नेता ऐसा नहीं है कि जिसकी नाराजगी को मोदी या शाह परवाह करें। साथ ही राजस्थान का कोई भी नेता बीजेपी का ऐसा नहीं है जो मोदी या शाह को नाराज करे। ये भी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कोई नेता आपको ऐसा दिखता है जो मोदी और शाह को नाराज करके बैठ जाएगा या कहीं कोप भवन में जाके बैठ जाएगा मंत्रिमंडल बनेगा। तो आप देखिएगा मंत्रिमंडल होगा वो आश्चर्यचकित करने वाला होगा। बड़े धुरंधर हैं वो, क्लीन बोल्ड होंगे। जैसे राज्यवर्धन सिंह जैसे लोगों को जगह मिले या ना मिले, जो भी कुछ होगा मंत्रिमंडल में वो आश्चर्यचकित करने वाला होगा, चौंकाने वाला होगा। इसके बावजूद कहीं शोरगुल नहीं होगा। यही फर्क कांग्रेस में और बीजेपी में। कांग्रेस वाली जो प्रवक्ता हमारी बहन है उनसे एक मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पता नहीं क्या बात है कि आपके प्रवक्ता बदलते रहते हैं लेकिन आपकी इंटरनेट की समस्या वही रहती है। आपकी आवाज और विजुअल्स क्लियर नहीं होते हैं। तो अगली बार आप जब हमारे बीच आए तो अपनी इंटरनेट की व्यवस्था को सुदृढ़ करके आए। इस मामले में भाजपा वाले बड़े उस्ताद है। तो ये भाजपा या चैनल का ही कोई हो सकता है। प्रतिष्ठा जी दिल से मत लीजिए, प्रतिष्ठा जी दिल से मत लीजिए। सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। ब्रॉडबैंड के बाद भी अगर इंटरनेट आप इशू बता रहे हो तो ये तो आश्चर्यचकित वाली बात है। हालांकि मेरे पास तो सारा चीज बहुत क्लियरली आ रहा है। कोई बात नहीं, अब आपकी स्पष्ट हुई आवाज। धन्यवाद। इसको दिल से मत लें। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है बौद्धिक विलाप भी अगर वेद माथुर जी अगर वसुंधरा राजे के नाम पर है तो बौद्धिक विलाप की भी इस राजनीति में और इस समाज में जगह है बहुत बड़ी। और वसुंधरा राजे के उसी बौद्धिक विलाप की जगह की वजह से ही हर मंच पर प्रधानमंत्री के बगल में बैठी हुई वो नजर आई है। हमें भूलना नहीं चाहिए इस चुनाव में, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जहां जहां पहुंचे वसुंधरा राजे उनके बगल में बैठी थी। बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी राजनीतिक लिहाज के ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए हम इसे सीरियसली नकार नहीं सकते। आपकी बात सही है कि इस वक्त की जो बीजेपी है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है और इस बीजेपी में किसी की अहमियत नहीं है सिवाय जीत के लक्ष्य कि कैसे लोकसभा का चुनाव जीतना है, कैसे राज्यों की विधानसभाओं में अपनी सरकार बनानी है। और इस लक्ष्य को जिस तरह से उन्होंने नरेट किया है कि भाई राष्ट्र हित और राष्ट्र का लक्ष्य वही सबसे ऊपर है, इसीलिए तो पार्टी के प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से बगावत हुई या जिस तरह से बड़बोले बयान लोगों के आए जिन्होंने नसीहत दी कांग्रेस पार्टी के आला कमान को, वैसी नसीहत देने वाले इस वक्त बीजेपी में नहीं है। लेकिन क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा, मकसद और उद्देश्य इतना बड़ा सामने रख दिया गया है कि उनके सामने उनके फैसलों के खिलाफ या उनके फैसलों के विरुद्ध या उनके फैसलों के सामने बोलने की किसी की इस वक्त हिमाकत नहीं है। उसमें राजनाथ सिंह खुद भी शामिल हैं, वसुंधरा राजे खुद भी शामिल हैं। ये दोनों ही व्यक्तित्व ऐसे नहीं थे जैसा व्यवहार इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पहले इन दिनों में हुआ। निर्मल सेनी जी, मुद्दा ये है कि जो भी कारण है वो कारण अब राजस्थान प्रदेश के हित में नहीं है। इस बात को तो आप भी स्वीकार करते होंगे।
नहीं मैडम, देखिए राजस्थान के हित में जब होता कि हम मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाते, हम मुख्यमंत्री का साथ में उप मुख्यमंत्रियों का चयन कर कर और प्रशासन शासन अच्छी तरह चला रहे हैं। रही बात मंत्रिमंडल की, उसका भी चयन होगा। रही बात वसुंधरा जी की, हमारी नेता है, राजस्थान की नेता है, मुख्यमंत्री रही है, मंच पे भी उनको जगह दी जाती है। भविष्य में प्रदेश में नहीं तो राष्ट्रीय में कहीं ना कहीं उनको अच्छी जगह दी जाएगी, उनका सम्मान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसे वहां फिट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ परिवारवाद या व्यक्तिवाद चलता हो कि एक ही व्यक्ति को राजस्थान संभला दिया जाए या उसको एक शहर संभला दिया जाए या एक मंत्री पद संभला दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी जहां आवश्यकता होगी उसको वहां काम में लेगी। हमारे यहाँ छोटा बड़ा नया पुराना कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का कार्यकर्ता होता है, जो उसमें कैपेबिलिटी होती है, उसका प्रमोशन भी किया जाता है। समय समय पर आने पर आपको ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। और रही प्रशासन चलाने की बात, ऐसा राजस्थान में हम जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ मिलकर प्रशासन चला रहे हैं। आपने देखा एक जो पेपर लीक वाला मामला था, जिनसे युवा सबसे ज्यादा परेशान था, कांग्रेस को उसके खिलाफ का सामना भी करना पड़ा, उसके लिए एसआईटी भी गठित की है हम लोगों ने। अभी गैस के सिलेंडर की जो हमने योजना के लिए वादे किए थे, 450 रुपए की घोषणा भी की है। नए साल में गैस का सिलेंडर भी मिलेगा। योजनाओं पे हम लगातार मॉनिटरिंग करके अमल कर रहे हैं। शासन प्रशासन चलाना भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है और अनुशासन में चलाना जानती है। ये अन्य पार्टियों की तरह इस तरह का नहीं भय भूख भ्रष्टाचार तो से आप ये सरकार कहना को। चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं निर्मल सैनी जी कि राज्य की जनता के द्वारा चुने हुए वरिष्ठ राजनेताओं के अनुभव से जो कैबिनेट बनेगी उसके द्वारा जो काम किया जाएगा उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। बीजेपी संगठन ही सबसे ज्यादा ऊपर है, अव्वल है, और वो जो फैसला कर ले वही संपूर्ण है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी मैंने बताया ना, इसमें संगठन के फैसले सबको मान्य होते हैं। अभी हमारी सरकार बनी है, आप कह रहे हैं विरोध है, विरोधाभास है। कहीं किसी का विरोध कभी कहीं आपको दिखा? नहीं दिखा। सरकार बनी, सब आज खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी खुशियां मना रही है, मिठाई बांट रही है, एक दूसरे को बधाइयां दे रही है। कहीं हम सड़क पे लड़ नहीं रहे, कहीं अन्य पार्टियों की तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। कहीं किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप कहीं मीडिया में आपने देखा हो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से, तो आप मुझे बता सकते हैं? कहीं नहीं। जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में कि हम इतने बड़े जनाधार से जीते हैं, हमें क्यों लड़ना है। जो अलग हमारे प्रदेश का राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होता है सब लोग मानते हैं, खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं, व्यक्तिवाद की कोई राजनीति नहीं है। अभी आप देखिए ना, भजन लाल जी अंतिम श्रेणी के व्यक्ति हमारे, जो विधायक पहली बार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा फैसला कर कर राजस्थान को ऐसा मुख्यमंत्री दिया है, शायद अन्य पार्टियां तो ये सोच ही नहीं सकती। उनके तो ये है कि दादाजी अगर मुख्यमंत्री रहे तो जब तक वो धरती पर रहेंगे, उसके बाद उनके बेटे बनेंगे और उनके बाद उनके पोते बनेंगे, और शायद पड़पोते भी वही बनेंगे, क्योंकि वो एक व्यक्तिवाद की राजनीति करते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी आज हमारे जो प्रधानमंत्री है, अटल जी उससे पहले रहे। आप इनका देख लीजिए बैक हिस्ट्री जाके, कहीं इनके पिताजी कहीं सीएम रहे हो, पीएम रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी में मैडम कोई भी आदमी संगठन का जो फैसला होता है उसको मान्य होता है, और वो पूरे दुनिया के लिए एक सबसे अच्छा एक उदाहरण है। आप ये कहना चाहते हैं निर्मल सैनी जी, इस पूरी गाथा से, महागाथा से जो बीजेपी की है कि बीजेपी में इतनी अच्छी बातें हैं, इस वक्त कैबिनेट का नहीं आना भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं इससे? नहीं मैडम, कैबिनेट का नहीं आना इससे जस्टिफाइड कैसे होता है? पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी उस पर विचार विमर्श कर रही है। जैसे ही विचार विमर्श पूरा हो जाएगा आपके सामने रख देंगे पटल पर, उसको लाकर अच्छा कैबिनेट देंगे, राजस्थान को अच्छे से चलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको उनको तय करने दीजिए। अगर 2-4 दिन की देरी हो रही है, कभी कोई मंत्रिमंडल 5 दिन में बना होगा तो कोई 15 दिन में भी बना था, तो कोई 17 दिन में भी बना था। तो अगर 2-4 दिन की अगर लेट भी होता है तो अच्छा मंत्रिमंडल आपको देंगे। जनता इस बात की चिंता ना करे, अच्छे से अच्छा मंत्रिमंडल, क्योंकि राजस्थान को सुधारने के लिए एक बहुत काबिल मंत्रिमंडल चाहिए, उसको हम तैयार कर रहे हैं। और ऐसा जो जनता के सामने मंत्रिमंडल रखेंगे, जनता के जो सवाल थे जवाब थे उन पे हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे। जी, मधु आचार्य जी भरोसा दे रहे हैं जनता को यहाँ पर निर्मल सैनी जी कि उनको एक ऐसी कैबिनेट मिलेगी जिसको 5 साल में प्रदेश को अच्छा शासन देना है, इसलिए देर हो रही है तो उसकी जनता चिंता ना करे। निर्मल सैनी जी के आश्वासन और भरोसे पर जनता विश्वास कितना करेगी मधु आचार्य जी? अब निर्मल जी भाजपा के प्रवक्ता हैं तो वो तो वही बात बोलेंगे सैद्धांतिक तौर पर जैसी बोलनी चाहिए, लेकिन सत्यता तो यही है ना
कि मंत्रिमंडल में वास्तव में देरी हो रही है और उसका असर प्रशासन पर पड़ रहा है। मीना जी देखिए क्या होता है, जैसे रिवाज है ना राजस्थान में 5 साल बाद सरकार बदलने का, उसी तरह से बड़ा रिवाज है कि 5 साल बाद जो नई सरकार आती है वो जिले से लेकर राज्य तक का पूरा प्रशासन भी बदलती है, पूरी ब्यूरोक्रेसी भी बदलती है। क्योंकि वर्तमान में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है उस पर यह ठप्पा होता है कि ये पिछले शासन द्वारा लगाई गई है, तो उसको बदलने का ये एक रिवाज ये भी है। लेकिन मंत्रिमंडल का गठन ना हो तो देख लीजिए आप, सीएमओ के अलावा कुछ भी नहीं बदला है, कोई काम भी नहीं हुआ है। और अपन रोज देखते हैं कि फला भाजपा विधायक कभी एसडीएम से लड़ा, कभी निगम के आयुक्त से लड़ा, कभी किसी से लड़ा। ये जो दिखने में दिख रहा है ना विरोधाभास, उसकी एकमात्र वजह मंत्रिमंडल गठन की देरी है। और जैसे ये मानते हैं कि कोई बात नहीं है, लेट हो जाता है। अगर भाजपा की वर्किंग, दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, उसकी वर्किंग इतनी स्लो है, तो फिर मैं कैसे मानूं माथुर साहब की बात को कि उनकी प्रयोगशाला में निकल के बाहर आने में थोड़ी देरी लग रही है। उनकी प्रयोगशाला तो पहले वर्किंग करती है, और उनकी प्रयोगशाला में है कौन? कोई टेस्ट के उपकरण थोड़ी है, उसकी प्रयोगशाला में भी आदमी है। और मैं उन्हीं आदमियों की बात कर रहा था जिनके कारण राजनीतिक देरी की बात मैंने कही थी। इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको स्वीकारना चाहिए निर्मल जी को कि वास्तव में देरी हो रही है, पहली बात। नंबर 2, देरी का दूसरा सबसे बड़ा कारण कि जिस तरह से सीएम दिल्ली से तय हुआ, मंत्री भी दिल्ली से तय होने हैं, ये मानना चाहिए। तीसरी बात, लोकसभा चुनाव है, भाजपा में ये कहते हैं कोई असंतोष नहीं है, तो मैंने तो टिकट वितरण के समय पहली बार भाजपा में देखा कि कार्यालय पे प्रदर्शन, टायर जलाए गए। और आपके कितने बागी, हमेशा तो कांग्रेस के हुआ करते थे, माफ करना निर्मल जी, इस बार भाजपा के बागी ज्यादा थे, संख्यात्मक दृष्टि से ज्यादा थे, जीते भी ज्यादा हैं। अब आप उनको ले रहे हैं। बड़ा कड़ा डिसीजन किया था कि जिन्होंने पार्टी से बगावत की है उनको कभी भी पार्टी में नहीं लिया जाएगा। अब आपके प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि जो भाजपा के बागी थे उनकी घर वापसी होगी क्योंकि वो जीत गए, और उद्देश्य लोकसभा चुनाव है। मैं 100% एक बात से सहमत हूं कि मंत्रिमंडल की देरी का मूल आधार लोकसभा के चुनाव है, इसलिए ये पूरा का पूरा कारण राजनीतिक है। जी बिल्कुल। श्याम सुंदर शर्मा जी, आखिरी टिप्पणी। जिस तरह से बागियों को वापस घर वापसी कराई जा रही है, कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है क्या? ऑडियो ऑन करिए अपना श्याम जी। देखिए मीना जी, पहले 115 जीत के आ गए तो अब उनको ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी बागियों को तो जो जीत के आए उनको तो नहीं मिलेगी। निर्मल जी कह रहे हैं हमारे आंतरिक मामला है, ये संगठन के पदाधिकारी नहीं बनाने हैं, ये तो आपको कैबिनेट बनानी है जो कि जनता से सीधा संपर्क रखती है। आप अपने व्यक्तिगत मामला कैसे बता सकते हो पार्टी का? ये तो निश्चित रूप से सचिवालय में कमरे सज गए, वो बैठने वाले नहीं है। अब पीए वीए सब घूम रहे हैं, हमको कहाँ किसकी जगह मिलेगी। आप देखते हो वो प्रवृत्ति थी। और देखिए राज्य भवन कभी भी तैयारी नहीं करता, तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग करता है। वो किसके निर्देश पे करता है? मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि हाँ मंत्रिमंडल का गठन होना है, राजभवन में तैयारी कीजिएगा। तो राजभवन तैयारी तो करे, सामान्य प्रशासन विभाग तैयारी करता है। निर्मल जी आपको पता हो तो इतनी जल्दी तैयारी, एक दिन का किराया कितना होता होगा? अब आप जब पेमेंट हो तो बताना, कोई आरटीआई में निकलवाएगा कि पहली बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो कितना पैसा खर्च हुआ, वो बता देंगे आपको इतना पैसा खर्च हुआ। तो ये देखिए ये सब व्यवस्थाएं, आपको जरूरत क्या थी कि ऐसे राजभवन में सज धज के इतना सब कुछ करना पड़े? तो इसका मतलब है कि आप मंत्रिमंडल या तो बनाते, नहीं तो देखिए दिल्ली में ही हो रही है जो कुछ हो रहा है। और ये बता दिया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही है निर्णय करने वाले, नीचे वाले कोई नहीं है। मुख्यमंत्री के पास क्या पावर है निर्मल जी बता सकते हैं? या और किसके पास पावर है? किसी के पावर, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी तो है ही नहीं कोई। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से ये सब कुछ होना क्या राज्य के हित में है क्या? अब आप दिल्ली जाओगे, बार बार कुछ भी करोगे, दिल्ली जाना है क्योंकि वहीं से निर्णय होना है, तो कम से कम मुख्यमंत्री को इंडिपेंडेंट मंत्री बनाने दीजिए, काम करने दीजिएगा तो कुछ होगा। अब देखिए ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। 25 सीटें जीतना बहुत मुश्किल है क्योंकि 115 जीत के आए हो, 8 और मिला लो तो फिर कितने होते हैं? 123 हो जाते हो, तो भी फिर आप क्या जीत पाओगे? क्या कांग्रेस एक भी नहीं जीतेगी? ये संभव है क्या? ये सब चीजें, मोदी जी का चेहरा, जैसे पहले कह रहा मोदी के कारण हम चुनाव जीते हैं, ये तो कह ही सकते हैं कि मोदी के कारण चुनाव जीते हैं।
ये कह ही नहीं रहे कि भाजपा के ग्राउंड जीते। ये सब चीजें जो आज नई स्थिति में भाजपा, पुरानी भाजपा नहीं रही, कॉर्पोरेट वाली भाजपा है। वहां पर निर्णय होते हैं बैठ करके, अंदर बैठ करके। देखिए 2 व्यक्ति हैं, बाकी संसदीय है, बोर्ड तो है, कहने को तो बोर्ड है, लेकिन नहीं रखा। किसको नहीं रखा? गडकरी को क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो देखिए एक अलग तरह की स्थिति रखते हैं। बाकी के जो लोग हैं वो निर्णय करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, भाई कर लिया ठीक है। लेकिन आज कैबिनेट नहीं बन पाना भाजपा के लिए चिंता का विषय और प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय है, और मुख्यमंत्री जी के खुद के लिए भी चिंता का विषय है। वो अकेले रहे चलो रहे, कितने अधिकारी वो कैसे संभाल पाएंगे? बहुत सारी चीजें ऐसी, अगर शुरुआत में प्रतिष्ठा जी क्या करना चाहिए बीजेपी को, अब जरा जल्दी से बता दीजिए। धन्यवाद, आपने मेरे को टाइम दिया इसके लिए। और दूसरी बात कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए मीटिंग ली थी और उसका ये हाल है। और दूसरी बात, बीजेपी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये पार्टी का नहीं, ये सरकार पूरे देश के लिए होती है। कहीं केवल आपके संगठन के लिए सरकार का चुनाव नहीं हो रहा है निर्मल जी। और आपको देश की जो नुकसान हो रहा है, प्रदेश के लिए जो कार्य होने थे वो कार्य रुके हुए हैं, उनका जो नुकसान हो रहा है वो पर डे का बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत सारी फाइलें जो कहीं ना कहीं काम के अंदर जानी थी, लेकिन वो सब बंद पड़ी है। तो वो केवल आपका कोई नुकसान नहीं है, ये भी नहीं है कि आप जीत के आए हैं तो आप मर्जी से जैसे कुछ भी करें, देश को कितना भी नुकसान करे, आपसे कोई पूछने का किसी को राइट नहीं है। तो ये चीजें आप जो बोल रहे हो इसको थोड़ा सा आप सही कीजिए, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का मामला है। दूसरी बात कि निश्चित रूप से एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों का कद इतना बड़ा है कि उनके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता, लेकिन उसके बावजूद टिकटॉक के अंदर जो हुआ वो सबने देखा। दूसरी बात की वसुंधरा जी की बार बार आती है, तो वसुंधरा जी वाकई में एक बहुत ही बहादुर नेता है, और इसमें कहीं कोई शक नहीं कि वो शांत है, तो भी बहुत सोच समझ कर ही शांत होंगे। लेकिन किसी को भी अनदेखा करके और किसी भी चीज को एक व्यक्ति स्वयंभू बन जाता है, तो बाकी पार्टी हो सकता है कुछ टाइम के लिए लोगों वो लगे कि चलो ठीक है, लेकिन जब बाद में एक बार जब वो विस्फोट होगा, जो लोगों की भावनाएं दबने का, तो वो बहुत भयंकर भी होने वाला है। आप इसका परिणाम आप देख बिल्कुल बिल्कुल, कितना भयंकर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगी निर्मल जी, समय अब पूरा हो गया है। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों को जनता के ही सामने रखें, जिससे कि उनको राजनीतिक समझ और सहभागिता बढ़ाने में हम थोड़ी भूमिका निभा सके। आप अपने सुझाव देना चाहें तो न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी साझा कर सकते हैं, परेशानियां बता सकते हैं, हम सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।